हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के नर्सिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम्स में आ भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, मतलब कि रक्त के थक्के, जो हमारे खून के थक्के बन जाते हैं जब, यानी या तो जब हमें चोट लग जाती है, ब्लड क्लॉट तब होता है ना। जब हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, कट लग जाता है, तो वहाँ पे कुछ खून के थक्के से बन जाते हैं। तो कौन सा विटामिन उस ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा विटामिन जो के है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर या इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट्स पल्स रेट इज़ 120 बीट्स पर मिनट। जो पेशेंट है, एक पेशेंट, उसकी क्या है, पल्स रेट, यानी कि जो हार्ट रेट है वो क्या है, 120 बीट्स पर मिनट। व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड? तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया, अर्थरी एरिदमिया या फिर एपनिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन बी, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट और उसका ऑपोजिट होता है ब्रेडिकार्डिया, मतलब डिक्रीज्ड हार्ट रेट। तो अगर हार्ट रेट 60 से 100 के बीच है तो वो नॉर्मल है। पल्स जो है अगर 60 से 100 के बीच है तो वो क्या है, नॉर्मल है। बट क्या है, यहाँ पे अबव 100 जा रही है, वो भी 120 बीट्स पर मिनट, तो वो क्या हो गया हमारा ब्रेडिकार्डिया। बट अगर 60 से नीचे होती, वीक पल्स होती, कम होती, 60 से 50 होती, 52 होती, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी, लो पल्स रेट, है ना, डिक्रीज्ड पल्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। इसकी स्पेलिंग्स भी कई बार पूछी जाती है जिसमें आप बहुत बार मिस्टेक्स करते हो। तो द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी होता है, रक्तचाप होता है, उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर ईसीजी मशीन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। जो हमारा स्टेथोस्कोप है ये हमारे हार्ट एंड लंग्स की जो साउंड होती है उसको सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर हमारे टेम्परेचर को, जो हमारे बॉडी का जो तापमान है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ईसीजी हमारे हार्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ईसीजी मशीन जो होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो शरीर का तापमान है, शरीर के तापमान को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है, लीवर, किडनी, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिबेलम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज़ एन ऑर्गन जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि संक्रमण के प्रसार का तरीका नहीं है, जिसके थ्रू इन्फेक्शन नहीं हो सकता है? एयरबॉर्न, डायरेक्ट कांटेक्ट, वैक्सीनेशन या फिर कंटेमिनेटेड फूड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जब इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फेक्शन से बचने से पहले हम प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वैक्सीनेशन से हम बचते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को, ना कि ट्रांसमिट, या कि ना मतलब हम वैक्सीन से ट्रांसमिट नहीं करते हैं, डिजीज़ को फैलाते नहीं हैं। इनफैक्ट जो वैक्सीन है वो प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज़ बेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा। जो एनीमा होता है, कौन सी पोजीशन होती है बेस्ट पोजीशन? एनीमा क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका जो बाउल मूवमेंट, अगर हमें पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो हम उन्हें एनीमा दे सकते हैं, उससे क्या होता है, वो पेट साफ़ हो जाता है। तो एनीमा देने की बेस्ट पोजीशन क्या होती है? फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सिम्स पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी,
सिम्स पोजीशन हम अनीमा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट्स। ये मैंने काफ़ी बार आपको प्रीवियस, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल हमारा रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट हो गया और हमारा बीपी हो गया, छोटे बच्चों का जो होता है वो कितना होता है, अडल्ट का कितना होता है, हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, और आरबीसी का जो काउंट है वो कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी हमसे पूछा गया है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो अडल्ट्स में कितना होता है। 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20, 25 से 35 या फिर 30 से 40। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है नॉर्मल अडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। जो फर्स्ट स्टेप है हैंड वॉशिंग का वो क्या है। ड्राइंग हैंड्स, अप्लाइंग सोप, वेटिंग हैंड्स या फिर यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, वेटिंग हैंड्स, यानी कि हाथ गीला करना पहला स्टेप है हैंड वॉशिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन एक्सक्रीट्स यूरिया फ्रॉम द बॉडी। कौन सा ऑर्गन जो है हमारा शरीर का, ऐसा कौन सा अंग है जो क्या करता है, यूरिया को बाहर निकालता है। एक्सक्रीशन मतलब रिमूव करना, निकालना। तो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन या फिर लंग्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, किडनी। जो किडनी होती है वो यूरिन के थ्रू जो हमारा यूरिया है उसको एक्सक्रीट आउट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPR। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने फुल फॉर्म्स पे एक वीडियो बनाई थी वो वीडियो देखी होगी तो इसकी आपको ऑफ कोर्स फुल फॉर्म आती होगी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन भी है और इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट काफ़ी बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर कोड इज़ यूज्ड फॉर इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट। तो अगर आपको बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड भी अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने आपको बना के ऑलरेडी प्रोवाइड करी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में इसी प्लेलिस्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो कौन सा कलर कोडिंग का डस्टबिन इन्फेक्शियस जो बायो मेडिकल वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं हम, डिस्कार्ड करने के लिए मतलब यूज़ करते हैं। तो ब्लू कलर का डस्टबिन, रेड, येलो या फिर ब्लैक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा येलो डस्टबिन को हम यूज़ करते हैं फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। काफ़ी इजी एंड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जो हमने बायोलॉजी का सेक्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि उसमें ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है ये सब पूछा जाता है एक टॉपिक उसमें। तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी से भी पूछा जा सकता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है 5.0, तीसरा ऑप्शन है 7.35 से 4.5 या फिर 8.5 से 9.0। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन सी 7.35 से 7.45 जो होता है नॉर्मल pH होता है ह्यूमन ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अस्कल्टेशन। अब जब हम किसी पेशेंट का असेसमेंट करते हैं या आप आगे जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपको उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। तो अस्कल्टेशन होता क्या है, तो ये हमारे एक नर्सिंग असेसमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम, मेजरिंग पल्स, ऑब्जर्विंग बिहेवियर, लिसनिंग टू द बॉडी साउंड या फिर चेकिंग विजन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, लिसनिंग टू द बॉडी साउंड्स। जब हम किसी भी पेशेंट को चेक करते हैं तो उसमें अस्कल्टेशन, मैंने कहा नर्सिंग असेसमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम बॉडी के साउंड्स को सुनते हैं। अस्कल्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है, हम बोलेंगे एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम बॉडी की साउंड्स को सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन नर्सिंग। जो नर्सिंग में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है वो क्या है। वियरिंग ग्लव्स, गिविंग इंजेक्शन, यूजिंग स्टेथोस्कोप या फिर थर्मामीटर यूज़ करना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ वियरिंग ग्लव्स। ग्लव्स पहनना क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन है नर्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच न्यूट्रिएंट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है ये हमारा बॉडी की बिल्डिंग या फिर ग्रोथ हम बोल सकते हैं और रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर HPV, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो HBV होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके हम पढ़ेंगे कि क्या पूछा है हमसे, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का वो कितना होता है या कितने टाइम का होता है, दिन का होता है, हफ्ते या फिर वीक्स का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन एंटर कर लेता है, पैथोजन एंटर कर लेता है, उससे जब तक वो हमारी बॉडी में खुद को अडेप्ट करेगा, टिल जब तक वो अपना पहला सिम्टम नहीं दिखाता कि हमें पता चल गया है कि हमें कुछ हो रहा है, जैसे फीवर आना, पेन होना, तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस बी वायरस का कितना टाइम है? 1 to 2 डेज, 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते, 45 से 180 दिन या फिर 200 से 365 दिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ 45 से 180 डेज़। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो काफ़ी लंबा है और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमें इन्फेक्शन हो, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स हैं वही हमें 45 से 180 डेज़ के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? स्टरलाइज करना मतलब कि उसे इन्फेक्शन से फ्री कर देना, हम जिसे कह सकते हैं कि जैसे अगर हमने किसी की सर्जरी करी तो अब हो सकता है कि उसको कुछ इन्फेक्शन हो, अब हम उन्हीं सेम इंस्ट्रूमेंट से किसी और की सर्जरी नहीं कर सकते हैं, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक की सर्जरी करी और उन्हें फेंक दिया, क्योंकि वो होते भी एक्सपेंसिव हैं। तो हम उनको स्टरलाइज करते हैं, यानी कि उसको साफ़ कर सकते हैं, जिसे हम स्टरलाइज करना मतलब अच्छे से क्लीन करना, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें। तो बॉइलिंग जो मेथड है वो यूज़ होता है, इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग या फिर वॉशिंग। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग एक मेथड है फॉर स्टरलाइजिंग, स्टरलाइज करना मतलब फ्री कर देना माइक्रोब से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्टेथोस्कोप इज़ यूज्ड टू हेयर हाई पिच्ड साउंड? जो हाई पिच्ड साउंड होती है उनको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा डायफ्राम, ऑप्शन बी है बेल ट्यूब या फिर ईयर टिप्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। जो डायफ्राम है वो क्या करता है, हाई पिच्ड साउंड को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल डोज? कभी भी हमें कोई भी मेडिकेशन अपने आप से नहीं लेनी होती है बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के। तो कभी क्या होता है, आजकल तो काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं कि हल्का सा फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है तो पैरासीटामोल ले लेते हैं, पेन हो रहा है तो भी पैरासीटामोल लेते हैं, हर चीज़ के लिए पैरासीटामोल, थोड़ा सा सर दर्द हो गया उसके लिए भी पैरासीटामोल। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है पैरासीटामोल का। तो उसका एंटीडोट क्या है? ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है एसिटाइसिस्टीन, ऑप्शन सी है एट्रोपिन या फिर नेलोक्सोन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा एसिटाइल सिस्टीन। तो एसिटाइल सिस्टीन को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द पैरासीटामोल ओवरडोज या फिर पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेप्स, टीबिया या फिर रेडियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, स्टेप्स। तो जैसे हमसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोन पूछी गई है, ऐसे हमसे लॉन्गेस्ट बोन भी पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। तो आप जब भी मुझे कोई आंसर बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप साथ ही साथ जब कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे बता रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन का नंबर भी मेंशन करते जाइए, क्योंकि उससे मुझे क्लियरली पता चल जाता है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं भी आपको बता सकूँ कि आप उसका आंसर सही दे रहे हो या गलत। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप आपने आज के इस पेपर से कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड